एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल। डियर किड्स, आई होप आप सभी ठीक होंगे और जो है मन लगाकर पढ़ भी रहे होंगे। आज की इस कक्षा में हम बच्चों कक्षा 5वीं की जो हिंदी की नई टेक्स्ट बुक आई है वीणा, उसका हम पाठ 2 जो है पढ़ेंगे और इसके प्रश्नोत्तर को भी जो है डिस्कस करेंगे। तो पाठ का नाम है न्याय की कुर्सी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें जो है पाठ में न्याय जस्टिस के बारे में बात की जाएगी और एक ऐसी कुर्सी जिस पर बैठकर कोई भी न्याय कर सकता है, ऐसा कुछ ये पाठ है। तो ये एक बड़ी रोचक और मजेदार कहानी है जिसको हम अभी पढ़ेंगे। आप भी अपनी किताब में जो है हमारे साथ के साथ पढ़ते जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्या कुछ दिया गया है। लिखा गया है कि उज्जैन जो बच्चों एक शहर है, ये शहर जो है बहुत प्राचीन शहर है। प्राचीन का मतलब होता है पुराना शहर। आज भी है ये शहर उज्जैन जो है एमपी मतलब मध्य प्रदेश में आज भी है। ये जो है बहुत ही पुराना शहर है। क्या लिखा गया है? उज्जैन की प्राचीन और ऐतिहासिक नगरी के बाहर एक लंबा चौड़ा मैदान था। मैंने आपको बता दिया, प्राचीन का मतलब होता है पुराना और ऐतिहासिक का मतलब होता है कि जिसका संबंध जो है इतिहास से हो, जो हिस्ट्री, जिस नगरी की कोई अपनी हिस्ट्री रही है। इंग्लिश में इसको हिस्ट्री बोलते हैं और हिंदी में इतिहास। इतिहास जो है नगर का कोई अपना इतिहास है और उज्जैन जो है बच्चों बहुत ही पुराना शहर है, तो इसका अपना एक जो है बहुत पुराना इतिहास भी है, इसीलिए इसको ऐतिहासिक नगरी कहा गया है। इस नगरी के बाहर एक लंबा चौड़ा मैदान था। यहाँ वहां टीले थे। टीले मतलब होता है कि जो छोटी छोटी पहाड़ियां, टीले छोटी पहाड़ियां। ये पहाड़ियां पत्थरों से भी बनी हो सकती है और जो है रेत से भी बनी हो सकती है। एक दिन लड़कों का एक झुंड का मतलब होता है समूह, एक समूह जो है वहां खेल रहा था। कहाँ खेल रहा था? मैदान में खेल रहा था। एक लड़का कूदता भागता एक टीले पर चढ़ गया। अचानक वह ठोकर खाकर गिर पड़ा। ठोकर खाकर गिर पड़ा मतलब उसको जो है किसी पत्थर से वह टकराया, पैर से उसको ठोकर लग गई। उसने इधर उधर देखा कि किस चीज से ठोकर लगी है। उसको एक बड़े चिकने पत्थर के अलावा और कुछ नहीं दिखा। वहां टीले पर चढ़ते समय उसको ठोकर लगी थी और ठोकर लगी तो उसने देखा कि वह एक बड़ा चिकना सा पत्थर है। वह उठकर गया और अपने मित्रों को बुलाकर वह शिला दिखाई। शिला का मतलब होता है बच्चों, पत्थर को ही शिला भी बोलते हैं। वह फिर शान से उस पर बैठकर बोला। क्या बोला लड़का? यह सिंहासन है मेरा। सिंहासन मतलब होता है कि राजा की गद्दी, जहां पर राजा बैठता है। वो लड़का यही कहता है कि ये जो पत्थर है चिकना सा, ये मेरी जो है सिंहासन है और मैं राजा हूं और तुम सब मेरे दरबारी हो। दरबारी कोर्टियर को बोलते हैं। तुम अपनी अपनी फरियाद लेकर आओ, फिर मैं उनका फैसला करूंगा। कौन कहता है ये बात? जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं यहाँ पर ये वो लड़का है जिसको ठोकर लगी थी और ये अब इस ऊंचे से जो है सिंहासन पर बैठा है और ये खुद को राजा बता रहा है और पास खड़े सभी बच्चों को कहता है कि तुम मेरे दरबारी हो। दरबार में रहने वालों को दरबारी कहा जाता है। तुम अपनी अपनी फरियाद, फरियाद का मतलब होता है बच्चों की शिकायत लेके आओ मेरे पास, मैं उनका फैसला करूंगा। ये ऐसा बच्चा कहता है। अब आगे देखते हैं क्या लिखा गया है। दूसरे लड़कों को यह खेल बहुत पसंद आया। वे एक एक करके आते और कोई काल्पनिक, काल्पनिक का मतलब होता है कि मन गढ़ंत कहानी। ठीक है, इसको हम एक शब्द में और बोल सकते हैं कि झूठ मूठ की कहानी बोलना। ठीक है ना, कि कोई रियल नहीं है बट काल्पनिक है, मतलब मन गढ़ंत है, मन में ही कोई कहानी या कोई शिकायत। फरियाद मैंने बता ही दिया है, इसका अर्थ है शिकायत सुनाते। फिर गवाह बुलाए जाते। गवाह कौन होता है? जो राजा के सामने गवाही देता है। उनकी गवाही ली जाती। उसके बाद राजा बना हुआ लड़का
उनसे सवाल करता और अपना फैसला सुनाता। इस खेल में उनको इतना आनंद आया, आनंद मतलब कि उनको बहुत मजा आया कि वे रोज ही यह खेल खेलने लगे। शिकायतें सुनी जाती, अपराधी पेश किए जाते, बयान लिए जाते। बयान मतलब कि जो अपराधी है उसके भी जो है बात सुनी जाती, और जो गवाह होता उसकी भी जो है बात सुनी जाती। तो लोगों के बयान लिए जाते। फिर शिला, शिला मतलब पत्थर पर बैठा हुआ लड़का अपना फैसला सुनाता। तो ये जो प्रक्रिया थी, अब ये उन बच्चों को जो है डेली ऐसे जो है कहानी इस तरीके से सुनाना, फरियाद लाना, ये उनको अब अच्छा लगने लगा था, उनको मजा आता था इस खेल में। अब ये जो चल रही थी कहानी, इस कहानी की बात जो है इधर उधर फैलने लगी। क्या कि भाई कोई लड़के का ग्रुप है, समूह है, झुंड है, वो आपस में राजा और प्रजा का खेल खेलते हैं, और जो राजा शिला पर बैठता है वो बहुत ही अच्छा न्याय करता है, लोगों को जस्टिस दिलाता है। लोग लड़के की न्याय बुद्धि की चर्चा करने लगे। अब जो है आसपास के लोगों में ये बात फैल गई, तो आपस में लोग वो जो राजा बनता था उसकी जो बुद्धि थी उसके बारे में आपस में बातें करने लगे, और कहने लगे कि अवश्य ही उस लड़के में कोई देवी शक्ति है। देवी शक्ति मतलब कि कोई ऐसी शक्ति है, देवताओं से प्राप्त हुई है, जिसके कारण वह अच्छे अच्छे फैसले देता है। एक दिन दो किसानों के बीच जमीन को लेकर झगड़ा उठ खड़ा हुआ। मामला गंभीर था। गंभीर मतलब कि बहुत ही दोनों ही किसानों के बीच जो झगड़ा था वो बहुत ही मतलब कह सकते बहुत बड़ा था। टीले वाले लड़के की इतनी चर्चा थी कि वे राजा के दरबार में जाने के बजाय उसी के पास पहुंच गए, मतलब पास गए। जैसा आप चित्र में देख पा रहे होंगे, यह वह लड़का है जो स्वयं जो है खुद को राजा मानता है, और ये दोनों किसान हैं। ये दोनों किसान अपनी शिकायत लेकर राजा के पास न जाकर ये जो लड़का है जो खुद राजा बना है इसके पास आते, उसको अपने झगड़े के बारे में बताया। लड़के ने बड़ी गंभीरता से दोनों ही किसानों के बयान सुने। बयान मतलब उनकी दोनों की बातचीत सुनी। उसके बाद उसने जो फैसला दिया उसे सुनकर वे क्या रह गए, दंग रह गए। दंग रहना का मतलब होता है कि हैरान रह गए। कौन रह गए? किसान। किसान जो है लड़के का फैसला सुनकर हैरान रह गए। उस दिन के बाद से तो नगर के सभी लोग अपनी फरियाद लेकर यहीं आने लगे। राजा के दरबार में कोई न जाता, और ऐसा कभी नहीं हुआ कि लड़के के फैसले से उन्हें संतोष न हुआ हो। मतलब कि लड़का जो भी फैसला देता था, नगर के सारे लोग उसके फैसले से सेटिस्फाई भी होते थे, संतुष्ट थे, खुश हो जाते थे। धीरे धीरे यह बात राजा के कानों तक पहुंची। उसको बहुत क्रोध आया। क्रोध मतलब होता है कि गुस्सा हो गया वो। जैसे राजा ने उस लड़के की बात सुनी तो गुस्सा हुआ। उसने गरज कर कहा, उस छोकरे की यह मजाल, छोकरा मतलब लड़का, उस लड़के की यह मजाल, मजाल का मतलब होता है हिम्मत। बच्चों साथ के साथ ये जो मैं आप लोगों को शब्दों के अर्थ बता रहा हूँ, आप इनको अपनी कॉपी में लिखते रहना या अपनी बुक में भी लिखते रहना, ताकि आपको बाद में जो है पाठ पढ़ने में कोई मतलब परेशानी न हो। मजाल की अपने को मुझसे अच्छा न्यायकर्ता समझे। न्यायकर्ता का मतलब होता है न्याय करने वाला। न्याय करने वाला जो होता है उसको न्यायकर्ता कहते। मैं इन किस्सों में विश्वास नहीं करता, ये बात कही राजा ने। राजा को जब ये सब कहानियां पता चली लड़के के बारे में, तो राजा को गुस्सा आया। उसने कहा कि मैं इन कहानियों में विश्वास नहीं करता, मैं खुद जाकर देखूंगा। किसको देखेगा? कि जो लड़का कुर्सी पर बैठता है। ऐसा कहकर राजा अपने लाव लश्कर के साथ, लाव लश्कर मतलब जो उसकी सेना थी और जो सेना में सैनिक थे उनको लेकर और कुछ दरबारियों को लेकर क्या करता है वो, के साथ उस मैदान में पहुंचा जहां लड़के अपना प्रिय खेल खेल रहे थे। बड़ी देर तक राजा उनका खेल देखता रहा। वह स्तंभित
स्तंभित का मतलब भी होता है हैरान, स्तंभित का मतलब होता है हैरान। ठीक है, हो गया, रह गया। उसने अपने मंत्री से कहा, लड़का सचमुच बहुत बुद्धिमान है। इतनी छोटी उम्र में इतनी बुद्धि का होना आश्चर्य की बात है। इसकी न्याय बुद्धि के आगे तो बड़े बड़ों को लोहा मानना पड़ेगा। लोहा जो मानना है बच्चों, ये एक मुहावरा है जिसका मतलब होता है, लोहा मानना का अर्थ होता है कि किसी लोहा मानना का अर्थ है कि किसी की वीरता, किसी की वीरता या ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करना। ठीक है, लोहा मानना मतलब किसी के ज्ञान की जो श्रेष्ठता है ना, उसको मान लेना। उसी समय किसी ने राजा को बताया, लेकिन महाराज, यह तो रोज वाला लड़का नहीं है, वह बीमार हो गया है। इस कारण कोई नया ही लड़का टीले पर बैठा है। अब राजा का क्या जो है उत्तर होगा, यह तो और भी आश्चर्य की बात है। हो न हो पत्थर की इस कुर्सी में ही कोई चमत्कार है। मैं कुर्सी की जांच करूंगा। अब देखिए, ये स्वयं राजा आए हैं और ये इसके पहरेदार हैं, मंत्री हैं और कुछ गांव के लोग हैं। ये इस कुर्सी को देखने के लिए आए। अब क्या हुआ, राजा का इशारा पाते ही उस स्थान को खोदकर पत्थर को बाहर निकाला गया। राजा ने देखा कि वह पत्थर नहीं, बहुत ही सुंदर सिंहासन था। उस पर बहुत बारीक और खूबसूरत मूर्तियां खुदी हुई थी। उसके चारों पायों पर, चारों पायों मतलब जो सिंहासन था, उसके चारों पैरों पर चार देवदूत, देवदूत का मतलब होता है कि जो देवों के दूत होते हैं, दूत मतलब होता है संदेश लाने वाला, दूत मतलब संदेश लाने वाला, की मूर्तियां बनी हुई थी। चारों ओर खबर फैल गई। बात ही बात में वहां अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई। विद्वान पंडितों, जैसे देखिए ये राजा है, आप देख पाएंगे तो ये राजा ने देखा कि यहाँ ध्यान देंगे तो इसके हर एक पाए पर एक देवता की मूर्ति बनी है। ये बड़े ध्यान से देख रहा है। मंत्री ने क्या बताया लोगों ने कि वह कोई ऐसा वैसा सिंहासन नहीं था, सदियों पुराना, सदियों मतलब होता है वर्षों पुराना, वर्षों या सालों पुराना राजा विक्रमादित्य का सिंहासन था। राजा विक्रमादित्य अपने न्याय और विवेक, विवेक मतलब सोच समझ, समझदारी, विवेक का मतलब है यहाँ पर समझदारी के लिए बहुत ही प्रसिद्ध थे, फेमस थे। राजा ने आज्ञा दी कि सिंहासन को ले जाकर राज दरबार में रख दिया जाए। उसने कहा, मैं इस पर बैठकर अपनी प्रजा की फरियाद सुनूंगा। प्रजा, राजा की जो क्षेत्र है वहां रहने वाली जनता को, ठीक है, प्रजा कहा जाता है, उनकी शिकायतें सुनूंगा और उनका फैसला करूंगा। अगले दिन राजा दरबार में आया और सीधे उस सिंहासन की ओर बढ़ा। वह उस पर बैठने ही वाला था कि उस किसी की आवाज सुनाई दी, ठहरो। राजा ने रुककर चारों ओर देखा, कोई नजर नहीं आया। वह फिर सिंहासन की ओर बढ़ा, फिर इसी प्रकार आवाज आई, ठहरो। इस बार राजा ने आश्चर्य से देखा, आश्चर्य मतलब हैरानी से देखा कि सिंहासन के एक पाए पर बनी मूर्ति बोल रही है। तो जो चार पाए थे उनमें से एक पाए पर बनी हुई मूर्ति राजा को बोल रही थी। क्या कह रही थी, देखिए, मूर्ति ने कहा, क्या तुम इस सिंहासन पर बैठने योग्य हो? क्या तुम्हें पूरा विश्वास है कि तुमने कभी चोरी नहीं की है? राजा ने लज्जा से सर झुका लिया। लज्जा का मतलब होता है शर्म से। तो राजा ने जब ये प्रश्न सुना कि क्या तुमने कभी चोरी नहीं की है, तो उसने शर्म से अपना सर झुका लिया। सर मतलब सिर। यह सच है कि हाल में ही मैंने अपने एक दरबारी की जमीन पर कब्जा कर लिया था, क्योंकि मैं उससे बहुत नाराज हो गया था। तो जैसे ही मूर्ति ने पूछा कि कभी चोरी की है, तो राजा को याद आया कि उसने तो हाल ही में
अपने एक दरबारी की जमीन पर कब्जा कर लिया था, छीन लिया था। तो वो ये बात जैसे ही याद आई तो वो थोड़ा सा नाराज हो गया। तब तो तुम इसके योग्य नहीं हो, मूर्ति ने कहा। तुमको 3 दिन तक प्रायश्चित, प्रायश्चित का मतलब होता है कि जो है पश्चाताप करना पड़ेगा। और पश्चाताप का मतलब क्या होता है कि गलती का पछतावा करना, गलती का पछतावा करना, उसको बोलते हैं पश्चाताप करना होगा। यह मूर्ति, यह कहकर मूर्ति अपने पंख फैलाकर आकाश में उड़ गई। राजा ने 3 दिन तक उपवास किया, उपवास का मतलब होता है व्रत किया और प्रार्थना की। चौथे दिन वह फिर दरबार में आया। ज्यों ही सिंहासन पर बैठने लगा, दूसरी मूर्ति ने कहा, ठहरो, तुम विश्वास के साथ कह सकते हो कि तुमने कभी झूठ नहीं बोला। अब राजा फिर से यहाँ पर जो है फंस गया है। राजा सकपकाया, सकपकाया का मतलब होता है कि बहुत ही हैरान हो गया। झूठ तो उसने किसी न किसी मुसीबत से बचने के लिए कई बार बोला था। पहले वाली मूर्ति ने अलग प्रश्न पूछा है, दूसरी ने अलग पूछा है। दूसरी ने पूछा कि क्या तुमने कभी झूठ नहीं बोला, लेकिन राजा के दिमाग में आया कि झूठ तो मैंने बोला है। राजा पीछे हट गया। दूसरी मूर्ति भी पंख फैलाकर आकाश में उड़ गई। राजा ने 3 दिन तक फिर उपवास और पूजा पाठ किया। तीसरी बार वह फिर सिंहासन पर बैठने के लिए आगे बढ़ा। हिचकिचाते हुए वह आगे बढ़ा। वह बैठने ही वाला था कि तीसरी मूर्ति ने पूछा, क्या पूछा? बैठने के पहले यह बताओ कि क्या तुमने कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाई है? राजा फिर पीछे हट गया। तीसरी मूर्ति भी अपने पंख फैलाकर उड़ गई। तो ये 3 मूर्तियां जो लगी हुई थी, 3 तो उड़ गई है, अब एक बाकी है। फिर से राजा ने क्या किया? फिर 3 दिन तक उपवास और प्रार्थना करने के बाद राजा सिंहासन की ओर बढ़ा। उसके पैर लड़खड़ा गए थे। क्यों लड़खड़ा गए थे? क्योंकि सिर्फ जो है अब चौथी मूर्ति बची थी। यदि चौथी मूर्ति भी कोई प्रश्न पूछेगी और राजा उसमें जो है खरा नहीं उतरेगा तो हो सकता है वो कभी सिंहासन पर बैठ ना पाए। चौथी मूर्ति ने कहा, ठहरो, जो लड़के इस सिंहासन पर बैठते थे वे भोले भाले थे, उनके मन में कलुष नहीं था। कलुष का मतलब होता है बच्चों कि उनके मन में कोई पाप नहीं था, कोई किसी के प्रति खोट नहीं था, मन में कोई बुरी भावना नहीं थी। ठीक है, तो कलुष का मतलब पाप, खोट, बुरी भावना, कुछ भी आप लिख सकते हैं। अगर तुमको विश्वास है कि तुम इस योग्य हो तो इस सिंहासन पर बैठ सकते हो। अब राजा ने क्या सोचा होगा? राजा को लगा होगा कि जब बच्चे बैठ सकते हैं तो मैं तो बड़ा हूं और मेरे मन में भी कोई पाप नहीं है, तो मैं बैठ जाऊंगा। राजा बड़ी देर तक सोचता रहा। फिर उसने मन ही मन कहा, अगर एक लड़का इस पर बैठ सकता है तो भला मैं क्यों नहीं बैठ सकता हूँ? मैं राजा हूँ, मुझसे ज्यादा धनवान, बलवान और बुद्धिमान भला और कौन होगा? मैं अवश्य ही इस सिंहासन पर बैठने योग्य हूँ। अब बच्चों यहाँ जो ये चौथी जो लाइन है, ध्यान देंगे, ये जो लाइन है, मैं राजा हूँ, मुझसे ज्यादा धनवान, बलवान, बुद्धिमान भला और कौन होगा? यहाँ ये बताया जाता है कि इन तीनों शब्दों से कि राजा में अभी क्या था? अपनी चीजों का घमंड था, उसे अहंकार था। किस किस चीज पर अहंकार था? अपने बल पर, अपनी बुद्धि पर और अपने धन पर। लेकिन जो बच्चे उस सिंहासन पर बैठते थे, ना तो वे बलवान थे, ना उनके पास धन था, ना ही उनके मन में कोई पाप था। ठीक है, उनके अंदर कुल मिलाकर अहंकार नहीं था। ठीक है, तो राजा ने सोचा कि भाई मेरे से ज्यादा ताकतवर कोई नहीं है, मैं अवश्य ही सिंहासन पर बैठने के योग्य हूँ। योग्य मतलब होता है लायक, कि मैं सिंहासन पर बैठने के लायक हूं। अब ये देखिए, ये सिंहासन है, यहाँ राजा है, और चौथी जो है यहाँ पर जो मूर्ति बनी है, अब क्या होगा देखते हैं। यह कहकर राजा सिंहासन की ओर दृढ़ कदमों से बढ़ा। दृढ़ कदम मतलब मजबूत कदमों के साथ बढ़ा, लेकिन उसी समय चौथी मूर्ति पंख फैलाकर सिंहासन समेत आकाश में उड़ गई, जैसा कि आप चित्र में देख पाएंगे। क्यों उड़ गई? क्योंकि राजा को अभी अपनी धन और बल पर घमंड था,
इसीलिए जो है जैसे ही मूर्ति ने ये सब सुना, उसके मन के भावों को पढ़ा, तो चौथी मूर्ति जो थी वो उस सिंहासन को लेकर आकाश में उड़ गई और जो राजा था वो इस घटना को देखते रह गया और अंत में राजा को जो है पछतावे के सिवाय कुछ नहीं मिला। तो ये थी कहानी बड़ी ही अच्छी, इसीलिए इसको न्याय की कुर्सी नाम दिया गया, क्योंकि जो भी इस पर बैठता था लड़का, चाहे वो खुद अपने को राजा समझता था या फिर कोई अन्य लड़का था, तो वो इस कुर्सी पर बैठकर न्याय करता था, लोगों के साथ जस्टिस करता था। उन बच्चों के मन में कोई पाप नहीं था, ठीक है, किसी के प्रति बुरी भावना नहीं थी और वे सदैव कुर्सी पर बैठकर सच बोलते थे, ठीक है, और उनके मन में लोगों के प्रति दया का भाव था, तो इसीलिए वे कुर्सी पर बैठ पाते थे। मगर राजा के मन में अंत तक भी जो है मन में पाप रहा, बुरी भावना रही, ठीक है, इसलिए कुर्सी उड़ गई थी। चलिए, ये था हमारा लेसन। अब हम बढ़ते हैं इसके प्रश्न उत्तर की तरफ, देखते हैं क्या क्या प्रश्न उत्तर दिए गए। पहला प्रश्न है, आपका प्रिय खेल कौन सा है, आप उसे कैसे खेलते हैं। अब बच्चों आप सभी जानते हैं कि प्रिय खेल सभी के अलग अलग हो सकते हैं। जैसे किसी को क्रिकेट खेलना पसंद है, किसी को फुटबॉल खेलना पसंद है, ठीक है, किसी को फुटबॉल खेलना पसंद है, किसी को और कोई अन्य खेल भी पसंद हो सकता है, ठीक है। तो इसमें आप अपना उत्तर खुद से लिखेंगे। क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, कबड्डी हो गया, या फिर हो सकता है कोई बच्चा कुश्ती खेलता हो, ठीक है। तो ये सब खेल आप लिख सकते हैं। किसी को जो है शतरंज खेलना पसंद हो, किसी को अपना अपना सबका मनपसंद खेल होता है, उसे कैसे खेलते हैं ये आप अपने दोस्तों के साथ बातचीत करेंगे। दूसरा प्रश्न, क्या आपने कभी किसी समस्या का समाधान किया है, अपना अनुभव साझा कीजिए। लिख सकते हैं कि आपने कोई समस्या जो है यदि सॉल्व की है तो वो आप अपने दोस्तों के साथ बातचीत करेंगे। जैसे कई बारी क्या होता है बच्चों की, हो सकता है कि दो जो दोस्त हैं उनके बीच में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया, ठीक है, एक बात को लेकर झगड़ा हुआ, दोनों आपस में झगड़ रहे हैं, अक्सर क्लास में होता है, ठीक है। आप वहां पर गए, दोनों पक्ष की बात सुनी, दोनों दोस्तों की बात सुनी, आपने दोनों को समझाया, समझाने के बाद में दोनों ने आपकी बात मानी और इस तरीके से झगड़ा जो है समाप्त हो गया। तो आप इसमें ये बता सकते हैं। आगे क्या है, यदि आप राजा के स्थान पर होते तो आपको लड़के के बारे में पता चलता तो आप क्या करते। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है ये, थोड़ा सा थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन है। मान के चलिए आप राजा ही होते, जो कहानी में राजा दिया गया है उस राजा की जगह यदि आप राजा होते तो क्या करते, लड़के के बारे में पता चलता। तो मैं सबसे पहले क्या करता, मैं लड़के के पास जाकर, ठीक है, उससे मिलता, है ना, और जो है उसके न्याय करने के तरीके को समझता, ठीक है, उसे अपने साथ ले जाकर इनाम देता, क्योंकि वह बहुत छोटा लड़का है और छोटा लड़का इतना बड़ा काम कर रहा है, ठीक है, लोगों को न्याय दे रहा है और इसलिए जो है लोगों की समस्याओं को जो है उनका समाधान कर रहा है, तो इसके लिए मैं उसे इनाम भी देता। अब है, लड़के के अंदर ऐसे कौन कौन से गुण होंगे जिनके कारण वह सिंहासन पर बैठ पा रहा था। तो यहाँ हम कुछ कुछ गुण लिखेंगे। जैसे क्या कि लड़का जो था वो ईमानदार था, ठीक है, ईमानदार था। इसके बाद वो दयावान था, दयावान मतलब नेक इंसान था, ठीक है। इसके अलावा भोलापन था उसमें, क्योंकि बच्चे तो जो भी बैठते थे वे भोले थे। इसके अलावा वे जो है सच्चाई का जो रास्ता था उस पर चलते थे, सच्चाई का रास्ता जो है फॉलो करते थे। तो ये सब बातें हम लिखेंगे। इसके अलावा हम लिख सकते हैं कि वे
हिंसक नहीं थे, अहिंसक थे। आगे है, अब क्या दिया गया है, पाठ से कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनके उत्तर हमने लिखने हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर के आगे तारे का चिन्ह बनाइए, एक से अधिक विकल्प भी सही हो सकते हैं। अब यहाँ जो प्रश्न दिए गए हैं वो विकल्प आधारित हैं। विकल्प मतलब होता है बच्चों ऑप्शन, ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है। अब ऑप्शन में ये लिखा गया कि हो सकता है किसी प्रश्न के दो उत्तर भी हो सकते हैं, तो आप एक से अधिक उत्तर भी चुन सकते हैं। पहला प्रश्न क्या है, राजा को लड़के द्वारा न्याय करने के विषय में कैसे पता चला। पहला उत्तर क्या दिया गया है, लड़के द्वारा की गई शरारतों को सुनकर। नहीं, लड़के ने कोई शरारत नहीं की थी। दूसरा प्रश्न है, उत्तर दिया गया है लोगों द्वारा लड़के के न्याय की प्रशंसा सुनकर। ये सही उत्तर है। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे वो लड़का था अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से, समझदारी से लोगों की समस्याओं को सॉल्व करता था, तो धीरे धीरे उसकी जो है न्याय करने की जो शक्ति थी उसकी प्रशंसा आसपास के लोग करने लगे, तो इसीलिए वो खबर थी राजा तक पहुंची। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। आगे है दूसरा प्रश्न, क्या कहता है, राजा को सबसे अधिक आश्चर्य किस बात से हुआ। पहला उत्तर, बच्चे खेल खेल में न्याय कर रहे थे। लोग राजा के दरबार में नहीं आ रहे थे, ये तो बिल्कुल नहीं है। सिंहासन पर बैठने वाला लड़का सही न्याय करता था, तो ये उत्तर जो है ठीक है कि जो राजा सबसे अधिक हैरान कब हुआ था, क्योंकि जो भी उस सिंहासन पर बैठ रहा था वही सही न्याय कर रहा था, और जो है और वो खेल खेल में न्याय कर रहे थे। ठीक है, तो इसके हम दो उत्तर चुनेंगे कि जो है सिंहासन पर बैठने वाला लड़का सही न्याय करता था और वो खेल खेल में ही अपना निर्णय देते थे, डिसीजन देते थे। आगे बढ़ते हैं अब हम। तीसरा प्रश्न क्या लिखा है, लड़कों को यह खेल इतना अच्छा क्यों लगा कि वे प्रतिदिन इसे खेलने लगे। प्रश्न क्या है कि जो आपस में लड़के खेलते थे उनको राजा और मंत्री बनना, दरबारी बनने वाला जो खेल था वो इतना अच्छा क्यों लगा कि वे डेली इसी खेल को खेलते थे। उत्तर क्या है, क्योंकि वे राजा जैसा बनने का आनंद ले रहे थे, क्योंकि यह खेल अन्य खेलों से अधिक मनोरंजक था। नहीं, क्योंकि उन्हें न्याय करने का अनुभव अच्छा लगा, क्योंकि इस खेल से वे नगर भर में प्रसिद्ध हो गए थे। दो खत्म कर दीजिए, ख और घ, तो बच गए दो उत्तर, क और घ। तो ये दोनों उत्तर हो जाएंगे, क्योंकि वे राजा जैसा बनने का आनंद लेते, इंजॉय कर रहे थे, और साथ ही साथ उन्हें न्याय कैसे किया जाता है इसका भी अनुभव हो रहा था। अब आगे क्या लिखा गया है, राजा ने उपवास और प्रायश्चित क्यों किया। प्रायश्चित मतलब अपनी गलती पर पछतावा क्यों किया। उपवास का मतलब होता है व्रत क्यों किया, ताकि वह सिंहासन पर बैठने के योग्य हो सके। ये भी सही है, क्योंकि उसके मन में अभी बाकी था कि जैसे ही मैं उपवास और प्रायश्चित कर लूंगा तो हो सकता है शायद मैं सिंहासन पर बैठ जाऊं। आगे है, क्योंकि उसे अपने कर्मों पर पछतावा था। ये भी ठीक है, तो यहाँ हम दूसरा उत्तर भी चुनेंगे। क्योंकि मूर्तियों ने उसे ऐसा कहने के लिए कहा था। सही बात है, पहली ही मूर्ति ने ये कहा था कि आप जाओ, आप जो है उपवास करो और 3 दिन के लिए अपनी गलती का प्रायश्चित करो, तो ये भी उत्तर हो जाएगा। तो इसके 3 उत्तर हैं। अब बढ़ते हैं आगे। आगे क्या दिया गया है, सोचिए और लिखिए। अब हमें ये जो प्रश्न उत्तर दिए गए हैं इनको अपनी नोटबुक में बच्चों लिखना है। आप जो है अपनी कॉपी में डेट डालकर और इन प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे। क्या लिखा है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी लेखन पुस्तिका, मतलब क्या है इसका, नोटबुक में लिखिए। पहला प्रश्न है, सभी लड़के सिंहासन पर बैठ पा रहे थे लेकिन राजा नहीं बैठ पाया, ऐसा क्यों। तो यहां हम इसका पहले का उत्तर लिखेंगे हम कि सभी लड़के सिंहासन पर इसलिए बैठ पा रहे थे क्योंकि वे क्या थे, सच्चे थे। क्योंकि वे सच्चे, भोले भाले
भोले भाले और हम लिख सकते हैं ईमानदार थे। उनके मन में कोई बेईमानी का भाव नहीं था। ये हो गया। लेकिन राजा नहीं बैठ पा रहा था, है ना। लेकिन राजा ने गलत काम किए थे, गलत काम किए थे, जैसे झूठ बोलना, चोरी करना। तो झूठ बोली थी राजा ने, चोरी की थी, ठीक है। तो इसलिए वह सिंहासन पर नहीं बैठ पाया। क्या लिखेंगे, इसलिए वह सिंहासन पर नहीं बैठ पाया। तो ये था पहले का उत्तर। अब दूसरा प्रश्न क्या पूछा गया है कि क्या राजा को प्रायश्चित करने के बाद सिंहासन पर बैठने का अधिकार मिलना चाहिए था। अपने उत्तर का कारण भी देना है। देखो, राजा ने 3 से 4 बार प्रायश्चित किया, उसने व्रत किया और उसने क्या किया, प्रार्थना की, पूजा पाठ किया। लेकिन उसके बाद भी चौथी बार में जब वो बैठने के लिए गया तो वो कुर्सी उड़ गई थी, ठीक है, आसमान में। तो क्या इतनी बार प्रयास करने के बाद राजा को बैठने का अधिकार मिलना चाहिए था। तो हम यहां लिख सकते हैं कि हाँ। क्यों लिख सकते हैं हाँ, क्योंकि राजा को अपने क्या बुरे कामों एवं क्या अपनी गलतियों के बारे में पता चल गया था, ठीक है। इसलिए जब उसको पता चल गया तो हम कह सकते हैं कि पता चल गया था और राजा ने क्या किया, उनका सच्चे मन से प्रायश्चित भी किया। प्रायश्चित मतलब कि पछतावा भी जो है हुआ, ठीक है, पश्चाताप किया या प्रायश्चित किया, ठीक है। अब हमें अपने उत्तर का रीजन भी देना है। क्यों कह सकते हैं कि अगर कोई आदमी अपनी गलती मानकर क्या करे, मानकर उसे सुधारने की कोशिश करे तो उसे क्या होना चाहिए, तो उसे एक मौका मिलना चाहिए, एक मौका मिलना चाहिए। ये हम इसके उत्तर में लिख देंगे कि हाँ, क्योंकि राजा को अपने बुरे कामों और अपनी गलतियों के बारे में पता चल गया था, ठीक है, और राजा ने उनका सच्चे मन से प्रायश्चित किया। अगर कोई आदमी अपनी गलती मानकर उसे सुधारने की कोशिश करे तो उसे एक मौका मिलना चाहिए, राजा को भी एक अवसर मिलना चाहिए था। अब बात करते हैं हम तीसरा प्रश्न। क्या दिया गया, दोनों किसानों ने अपने झगड़े के निपटारे के लिए राजा के दरबार में जाने की बजाय लड़के के पास जाने का फैसला क्यों लिया। तो इसका उत्तर हम नीचे लिख देते हैं। हम लिखेंगे दोनों किसानों ने लड़के के पास जाने का फैसला
इसलिए लिया। क्यों? क्योंकि क्योंकि लड़के की न्याय करने की विधि एवं उसकी बुद्धि की चर्चा पूरे नगर में फैल गई थी। दोनों जो भी वो लड़के थे वो बहुत ही शानदार तरीके से निर्णय देते थे। और क्या हो गया था, लोग जो है उन पर क्या करते थे, भरोसा या विश्वास भी करने लगे थे कि जो भी ये बच्चे निर्णय देंगे वही सही होगा। ठीक है। और क्या होता था, और उनके निर्णयों से संतुष्ट भी थे। ये हम उत्तर लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया, चौथा प्रश्न क्या कहता है कि चौथी मूर्ति सिंहासन के साथ आकाश में क्यों उड़ गई। तो इसका उत्तर हमने लिखना है कि चौथी मूर्ति क्यों उड़ गई थी। सीधा लिखते हैं क्योंकि, आप पहले प्रश्न लिखेंगे, चौथी मूर्ति सिंहासन के साथ इसलिए उड़ गई थी क्योंकि राजा ने यह सोचकर सिंहासन पर बैठना चाहा कि वह सबसे धनवान, बुद्धिमान और बलवान है। ठीक है। और क्यों उड़ गई थी, इससे क्या पता चलता है, उसमें अब भी क्या था, अहंकार था। इसलिए मूर्ति क्या होगा, मूर्ति जो है सिंहासन के साथ आकाश में उड़ गई। ये उत्तर हम लिखेंगे यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या लिखा गया है, पांचवा प्रश्न है कि इस कहानी को एक नया शीर्षक दीजिए। ठीक है। और कारण भी बताइए कि आपने यह शीर्षक क्यों चुना। अब देखो, अब यहाँ पर जो है कुर्सी बहुत ही चमत्कारी थी और कुर्सी पर बैठने वाला हर लड़का सही न्याय करता था। तो हम इसके लिए शीर्षक लिखेंगे न्याय का चमत्कारी सिंहासन। ये हम लिख सकते हैं। ठीक, न्याय का चमत्कारी सिंहासन। कारण क्या लिखेंगे, क्योंकि यह कहानी एक ऐसे सिंहासन की है जिसमें न्याय करने की चमत्कारिक शक्ति थी। यही हम इसमें लिखेंगे, क्योंकि इस कहानी में एक ऐसे सिंहासन की बात की गई है जिसमें न्याय करने की चमत्कारी शक्ति थी। ठीक है। और केवल वही आदमी बैठ सकता था जिसके मन में कोई पाप नहीं है और जो ईमानदार भी है और सच्चाई के रास्ते पर चलता है। तो इसलिए इसको हम
कहेंगे क्या कि न्याय का चमत्कारी सिंहासन। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या दिया गया है? अनुमान और कल्पना। मतलब आप अनुमान लगाकर और अपनी कल्पना से उत्तर लिखेंगे। कहानी में सिंहासन की मूर्तियां उड़कर किसी और जगह चली जाती है। वे कहाँ जाती होंगी और वहां क्या करती होंगी, ये बताना है। तो हम ये लिख सकते हैं कि भाई जो सिंहासन की जो मूर्तियां थी वे आकाश में उड़ जाती होंगी और आकाश से उड़कर वे किसी ऐसे मतलब दिव्य स्थान पर चली जाती होंगी जहां केवल सच्चे लोग और जो न्याय करने वाले लोग रहते होंगे। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे मूर्तियां आकाश के रास्ते से होते हुए किसी दिव्य स्थान पर जाती होंगी जहां पर सिर्फ कौन रहते हैं? सिर्फ कौन रहते हैं? सच्चे, ईमानदार एवं न्याय करने लायक लोग रहते हों। ठीक है, और वहां क्या करती होगी, है ना? हम कह सकते हैं कि वहां पर जाकर वह लोगों से बातचीत करके तय करती होगी क्या कि कौन सिंहासन पर बैठने लायक है और किसे न्याय करने का अधिकार दिया जाए। तो ये हम लिख देंगे। अब आगे क्या लिखा है? यदि इस कहानी के अंत में राजा सिंहासन पर बैठने में सफल हो जाता तो कहानी किस तरीके से आगे बढ़ती, ये बताना है कि कहानी में क्या होता। तो हम यह लिख सकते हैं कि यदि राजा सिंहासन पर बैठने में सफल हो जाता, लिखते हैं राजा अगर सिंहासन पर बैठने में सफल हो जाता तो क्या होता? तो वह अपने अनुभव और पश्चाताप से सीखी बातों के आधार पर क्या करता? और अधिक अच्छा राजा बनता। ठीक है, और एक लाइन और लिख देते, वह लोगों की शिकायतों को ध्यान से सुनता और जो है क्या नाम लेते हैं, न्याय करता। ये हम लिखते। अब आगे क्या लिखा गया? भाषा की बात। अब यहाँ से व्याकरण शुरू हो गई। व्याकरण में क्या दिया गया, चलिए पढ़ते हैं। नीचे दी गई पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए। यह तो और भी आश्चर्य की बात है,
हो न हो, हो न हो, पत्थर की इस कुर्सी में ही कोई चमत्कार है, मैं इसकी जांच करूंगा। ये बात किसने कही थी? कही थी राजा ने। अब देखो क्या बताया गया है। ऊपर दिए गए वाक्यों को ध्यान से देखिए। आपको इसका अर्थ समझने में कुछ कठिनाई हो रही होगी ना? यस कह सकते हैं, क्योंकि इसमें कहीं पर भी विराम चिन्ह नहीं आया। विराम चिन्ह मतलब कि इसमें कहीं न तो कोई प्रश्नवाचक चिन्ह आया, ना कोई पूर्ण विराम आया, ना ही कहीं इसमें अल्प विराम लगा है, ठीक है? ना ही इसमें कोई विस्मय बोधक चिन्ह लगा है, ना ही कोई उद्धरण चिन्ह लगा है। तो अब देखो इसको दोबारा लिखा गया है। अब इसी वाक्य को एक बार फिर से पढ़िए। क्या दिया गया है? ये जो निशान लगे हैं बच्चों, ये स्टार्टिंग में, ये ध्यान से देखेंगे तो हिंदी में इसको उद्धरण चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? उद्धरण चिन्ह। ठीक है, अब पढ़ते हैं इसको। जब कोई उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कहाँ करते हैं? जब कोई अपनी बात कहता है ना, जैसे राजा ने बात कही। राजा ने क्या बात कही? यह तो आश्चर्य की बात है ना। ठीक है, तो ये राजा की बात थी, इसीलिए जो भी कोई अपने शब्दों को कहता है तो उसको हम उद्धरण चिन्ह के अंदर बंद करते हैं। लिखा गया है यह तो और भी आश्चर्य की बात है। यहाँ पर फिर लगा है विस्मय बोधक चिन्ह। हिंदी में बोलते हैं विस्मय बोधक, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। हो न हो, अब यहाँ लिखा गया है हो न हो, फिर यहाँ कोमा लिखा गया है, लगाया गया है। आगे है पत्थर की इस कुर्सी में ही कोई चमत्कार है, और इसके बाद पूर्ण विराम लगा है। मैं इसकी जांच करूंगा। जांच करूंगा के बाद में ध्यान देंगे तो यहाँ पूर्ण विराम है, और फिर जो स्टार्टिंग में उद्धरण चिन्ह लगे थे इस तरीके से, इनको फिर बाद में बंद भी करना होता है। अब ऐसा ही काम हमने कुछ अगले प्रश्नों में करना है। देखते हैं क्या दिया गया है। अब क्या करना है, अब आपको इन वाक्यों का अर्थ और भाव ठीक ठीक समझ में आ रहा होगा। सही है, क्यों? क्योंकि इसका मुख्य कारण है कुछ विशेष चिन्ह लगे हैं। जैसे कौन कौन से चिन्ह लगे हैं मैंने भी बताया। उद्धरण चिन्ह, यहाँ पर अल्प विराम लगा है, पूर्ण विराम लगा है, और विस्मय बोधक चिन्ह लगा है। इनके लगाने से वाक्य का सही सही अर्थ में पता चल गया। अब है, इस प्रकार के चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्हों से पता चलता है कि लिखे गए वाक्यों में कहाँ ठहराव करना है और उनका क्या भाव है। बच्चों, जो विराम का मतलब होता है, विराम, विराम का मतलब ही ठहराव होता है। विराम का मतलब हिंदी में होता है ठहराव या फिर ठहरना। ठीक है, विराम चिन्हों का प्रयोग वाक्य में थोड़ा सा ठहराव और उसका अर्थ स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। अब नीचे दिया गया, अब हमें भी यही करना है। क्या? कि हमको जो है विराम चिन्हों का प्रयोग करना है। ये लिखा है उचित स्थानों पर विराम चिन्ह लगाइए। क्या क्या लिखा गया है? चौथी मूर्ति ने कहा। ठीक है, चौथी मूर्ति ने कहा ठहरो, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, पहले तो यहाँ लगाएंगे उद्धरण चिन्ह, फिर यहाँ लगाएंगे विस्मय बोधक। ठीक है, ठहरो। आगे क्या लिखा है? जो लड़के सिंहासन पर बैठते थे वे भोले भाले थे। अब इसके बाद हमने लगाना है पूर्ण विराम, और अब आगे चलते हैं। उनके मन में कलुष नहीं था। अगर तुमको विश्वास है कि तुम इस योग्य हो तो तुम इस सिंहासन पर बैठ सकते हो। तो लास्ट में हम क्या करेंगे? पूर्ण विराम लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पर अगर से पहले कोमा भी हम लगा सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ख वाला वाक्य है वो क्या है? राजा बड़ी देर तक सोचता रहा। यहाँ पर हम पूर्ण विराम लगाएंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर उसने मन ही मन कहा, यहाँ पर हम कोमा लगाएंगे, और बात राजा के द्वारा कही गई है तो हम उद्धरण चिन्ह लगाएंगे। फिर वैसे आगे पढ़ें। अगर एक लड़का इस पर बैठ सकता है तो भला मैं क्यों नहीं बैठ सकता हूँ। फिर यहाँ पर पूर्ण विराम लगाएंगे। इसके बाद मैं राजा हूँ, यहाँ पर पूर्ण विराम, और इसके बाद मुझसे ज्यादा धनवान, धनवान के बाद कोमा लगाएंगे, मतलब अल्प विराम, बलवान और बुद्धिमान, यहाँ पर पूर्ण विराम। भला और कौन होगा, यहाँ बुद्धिमान के बाद हम जो है पूर्ण विराम नहीं लगाएंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे। कौन रहेगा के बाद यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। मैं अवश्य इस सिंहासन पर बैठने योग्य हूँ, पूर्ण विराम, और फिर जो उद्धरण चिन्ह हमने ऊपर लगाए थे उनको बंद कर देंगे। तो इस प्रकार से हम इसको पूरा करेंगे जैसा यहाँ पर मैंने लिखा है। इस वाक्य में प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा, एक ये प्रश्नवाचक चिन्ह, पूर्ण विराम, अल्प विराम और उद्धरण चिन्ह सभी का प्रयोग होगा। आगे बढ़ते हैं। अब क्या दिया गया है?
तीसरी मूर्ति भी उड़ गई। इस वाक्य के आधार पर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इस वाक्य में संज्ञा शब्द कौन सा है? तो संज्ञा शब्द है इसमें मूर्ति। मूर्ति है। कौन सा शब्द इस संज्ञा शब्द के गुण और विशेषता को बता रहा है? कि मूर्ति, मूर्ति कौन सी थी? तीसरी। तो तीसरी मूर्ति की विशेषता है, एक गुण है। अब आगे क्या लिखा गया है? कहानी में से चुनकर कुछ ऐसे वाक्य नीचे दिए गए हैं, इनमें विशेषण शब्द पहचान कर उनके नीचे रेखा खींचिए। जैसे एक दिन लड़कों का एक झुंड वहां खेल रहा था। दिन की विशेषता है कि वो एक है, झुंड की विशेषता है कि एक है। तो ये दोनों जो शब्द आए हैं, एक और एक, ये एक दिन की विशेषता बता रहा है और एक झुंड की विशेषता बता रहा है। ऐसे ही हमने पढ़ना आगे। उज्जैन की प्राचीन एवं ऐतिहासिक नगरी के बाहर एक लंबा चौड़ा मैदान था। तो नगरी की विशेषता क्या है? नगरी की विशेषता है कि वो प्राचीन है और ऐतिहासिक है। जिन पर मैंने ये कलर किया है, रंग भरा है, वो विशेषण शब्द है। और इसके बाद लंबा चौड़ा, एक लंबा चौड़ा, ये जो शब्द दिए गए हैं ये भी विशेषण है। आगे अगला वाक्य क्या है? इतनी छोटी उम्र में इतनी बुद्धि का होना आश्चर्य की बात है। तो इन दोनों वाक्यों में जो इतनी जो है और छोटी, ये उम्र की विशेषता बता रहे हैं। किसकी विशेषता बता रहे हैं? उम्र की। क्या है उम्र की विशेषता? कि वो छोटी है। छोटी, इतनी छोटी, ये दोनों विशेषण है। और इतनी बुद्धि, यहाँ पर इतनी जो शब्द है वो भी विशेषण है। अगला वाक्य क्या दिया है? राजा ने देखा कि वह पत्थर नहीं बहुत ही सुंदर सिंहासन है। तो इस वाक्य में विशेषता जो है वो है सुंदर। नेक्स्ट, बात ही बात में वहां अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई। भीड़ जो है बच्चों, ये कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल है और इसकी विशेषता है कि अच्छी खासी। तो जो ये अच्छी खासी वर्ड है, ये हमारा विशेषता वाला शब्द हो जाएगा। अब आगे क्या है प्रश्न में? आप में कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए जिससे आप कहानी के सिंहासन पर बैठ सके और लिखिए। ठीक है जी, हमें यदि राजा बनना है बच्चों, तो और सिंहासन पर बैठना है, तो हमारे अंदर जो है विशेषता होनी चाहिए, उनमें सबसे पहले हम कह सकते हैं कि राजा को हमेशा सत्यवादी होना चाहिए। सत्यवादी का मतलब क्या होता है? सच बोलने वाला होना चाहिए। सच बोलने वाला राजा होना चाहिए। राजा ऐसा नहीं हो कि झूठ बोलता हो, नहीं, बोलने वाला जो नहीं होना चाहिए, सच बोलता हो राजा हमेशा। इसके बाद दयावान होना चाहिए। दया भी उसके मन में होनी चाहिए। राजा जो होता है वो निष्पक्ष होता है। किसी भी एक पार्टी जो है, एक पार्टी की तरफ राजा का झुकाव नहीं होना चाहिए। यदि राजा किसी एक पार्टी या एक गुनाहगार की साइड लेगा तो वो अच्छा राजा नहीं होगा। राजा को हमेशा ईमानदार रहना चाहिए। कैसा रहना चाहिए? ईमानदार होना चाहिए। ठीक है, सत्यवादी हो, दयावान भी हो, निष्पक्ष हो, सच बोलने वाला हो, ठीक है, निष्पक्ष हो, ईमानदार हो, ये सब विशेषताएं एक राजा में होनी चाहिए। ठीक है, और हम कह सकते हैं कि निष्पाप भी उसके हिस्से हो, मतलब कि पापी नहीं होना चाहिए। राजा एक जो है अच्छा राजा वही होगा जो कोई पाप नहीं करता। तो ये विशेषता हम यहाँ पर लिख देंगे। बाकी एक या दो है, ये आप सोचकर बताएंगे कि राजा के अंदर यदि आप राजा बनना चाहते हैं तो आपके अंदर क्या विशेषता होनी चाहिए। चलिए आगे है। एक हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि वो जो है लोभी ना हो, अहंकारी भी ना हो। ठीक है, किसी का लोभ ना करता हो, लालची राजा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या दिया गया है? लिखा है कि कहानी में गांव वाले न्याय करवाने या झगड़ा सुलझवाने बच्चों के पास जाया करते थे। आप अपनी समस्या को सुलझाने के लिए किन किन के पास जाते हैं? आप उनके पास क्यों जाते हैं? ये आपने खुद से लिखना है। जैसे हम कह सकते हैं कि मैं अपना झगड़ा जो है माता पिता, ठीक है, या फिर जो भैया है ना, दीदी है, उनके पास जाता हूँ। ठीक, तो उनके ही पास क्यों जाते हैं ये बताना, क्योंकि वो मेरी बात को सुनते हैं। ठीक है, और जो है सुनने के बाद उस पर सोच विचार करते हैं। ठीक है, सुनने के बाद वे मेरी बात पर सोच विचार करते हैं। ठीक है, और एक सही निर्णय जो है, सही फैसला देते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई गलत फैसला देते हैं, वो सही फैसला देते हैं सोच विचार करके। मैं इसीलिए उनके पास जाता हूँ। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने आपके साथ अन्याय किया हो? आपने उस स्थिति का सामना कैसे किया? ये आप खुद से लिखेंगे। आपने कोई ऐसी स्थिति का वर्णन करना है
कि जिसमें आपके साथ अन्याय हुआ है, मतलब इनजस्टिस हुआ है। ठीक है, आपको लगता है कि आपके साथ पार्शलिटी हुई है, पक्षपात हुआ है, तो आप ऐसी स्थिति के बारे में बताएंगे और आप ये भी बताएंगे कि आपने उसका सामना कैसे किया, ये आप स्वयं करेंगे। आगे बढ़ते हैं। इस इंटरेस्टिंग बात यह है बच्चों कि आपने जो कहानी पढ़ी वह हमारे देश की सैकड़ों वर्ष पुरानी एक पुस्तक पर आधारित है। उस पुस्तक का नाम है सिंहासन बत्तीसी। सिंहासन बत्तीसी जो है किताब से यह कहानी ली गई है। इस पुस्तक में राजा भोज को भूमि में गड़ा राजा विक्रमादित्य का सिंहासन मिलता है। तो ये जो कहानी थी, जो राजा था वो राजा कोई और नहीं था, वो स्वयं राजा भोज थे। और राजा भोज को जो सिंहासन मिला था वो था राजा वीर विक्रमादित्य का। ठीक है, जिसमें 32 मूर्तियां जड़ी होती हैं। प्रत्येक मूर्ति राजा भोज को राजा विक्रमादित्य की कहानी सुनाती है। इस पुस्तक की प्रत्येक कहानी बहुत रोचक है। आपसे ये पाठ में ये कहा गया है कि आप क्या करेंगे। अभी हमने सिर्फ एक कहानी पढ़ी है, एक ही कहानी हमने पढ़ी है जिसका नाम था एक ही कहानी हमने पढ़ी है जिसका नाम था न्याय की कुर्सी। ऐसी ऐसी 32 कहानियां, ठीक है 32, क्योंकि मूर्तियां भी 32 लगी हुई थी। तो प्रत्येक मूर्ति एक कहानी सुनाती है। तो आप जो है अपनी लाइब्रेरी पुस्तकालय से यह पुस्तक खोजिए और उसमें से अपनी मनपसंद कहानियां पढ़ेंगे। सिंहासन बत्तीसी की तरह भारत में अनेक पारंपरिक कहानियां प्रचलित है। जैसे आप पंचतंत्र की कहानियां पढ़ते हैं, ठीक है, हितोपदेश, जातक कथाएं आदि, इन्हें भी आप पुस्तकालय से ढूंढ कर पढ़िए। आपने पंचतंत्र की कहानियां पढ़ी होंगी, ठीक है, अपने लाइब्रेरी में या फिर जो आपकी क्लास लाइब्रेरी है तो वहां से आपने जरूर पढ़ी होगी। ठीक है, आप उसको भी एक दूसरे के साथ डिस्कस करेंगे। आगे जो है ये आप स्वयं पढ़ेंगे। राजा ने आज्ञा दी कि सिंहासन को लेकर दरबार में रख दिया जाए। सिंहासन एक विशेष प्रकार की भव्य है, भव्य मतलब बहुत ही सुंदर, जिसमें जो है बहुत विशेष प्रकार के कुछ कह सकते हैं कि सोना चांदी से कुछ ऐसे सजावट की जाती है। ठीक है, जिस पर सिर्फ राजा महाराजा ही बैठा करते हैं। आज भी हम बैठने के लिए अनेक प्रकार की वस्तुओं का प्रयोग करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुओं के चित्र नीचे दिए गए, वर्णन कीजिए और यह भी लिखिए कि आपकी भाषा में इसे क्या कहते हैं। जैसे क्या क्या दिया गया है, इस तरीके से राजा महाराजा सिंहासन पर बैठकर जो है बड़े बड़े निर्णय लेते थे। ठीक है, तो यहाँ पर बैठने के लिए कुछ चीजें दी गई हैं। जैसे यहाँ पहला जो चित्र दिया गया है वो है चटाई। चटाई किससे बनती है? चटाई बनती है घास, बांस या प्लास्टिक से बनी होती है। इसे भूमि पर बिछाकर बैठा जाता है। अपनी भाषा में आप इसका नाम बताएंगे। मेरी भाषा में बच्चों इसको चटाई ही कहते हैं। ठीक है, और आगे क्या दिया गया? दरी। दरी क्या होती है? दरी कपड़ों से बनती है। ठीक है, कपड़ों को जो है ऊपर कपड़े में बहुत सारा जो रद्दी कपड़े, सूती कपड़े बच जाते हैं जो हम पहनते नहीं हैं, उनको हम उसके अंदर डालकर और ऊपर से सुई धागे से सी देते हैं। ये आपको मुख्य तौर पर हरियाणा, राजस्थान, पंजाब में आपको दरी देखने को मिलेगी। क्या लिखा है? यह मोटे कपड़े या सूती धागों से बनी होती है। यह उत्सवों या सामाजिक कार्यक्रमों में प्रयोग की जाती है। दरी का मुख्य रूप से प्रयोग जो है जब हम चारपाई है, चारपाई पर दरी को बिछाते हैं, इसको भी दरी ही कहते हैं हमारी सामान्य भाषा में। आगे है मूढ़ा। मूढ़ा किससे बना होता है? ये आप सभी ने अपने आसपास जरूर देखा होगा। इसमें मुख्य रूप से जो है बांस की डंडियां लगी होती है, बांस की डंडी। ठीक है, और इसको जो है प्लास्टिक के धागे से बांधा जाता है। ऊपर कोई कभी कभार इसको टायर से, ये छोटे छोटे टायर के टुकड़े लगाए जाते हैं यहाँ पर ऊपर, बीच में और नीचे। आगे देखिए चारपाई। चारपाई जो है इसके लिए बनाने के लिए लकड़ी का प्रयोग होता है और बीच में रस्सियां होती हैं, रस्सी। ठीक है, और ये जो बड़े बड़े जो डंडे लगे होते हैं ये बांस के डंडे होते हैं बने हुए। ठीक है, इसको चारपाई हमारे तरफ बोलते हैं। ये पीढ़ा। पीढ़ा मुख्य तौर पर हरियाणा और राजस्थान में पाया जाता है। हरियाणा, राजस्थान और विशेष तौर पर पंजाब में भी ये पाया जाता है। ये किसका बना होता है? जो है लकड़ी का बना होता है पीढ़ा। किसका बना होता है? लकड़ी का। लकड़ी का पीढ़ा बना होता है।
इसके ऊपर कुछ ऐसे डिजाइन कपड़े से बनाए जाते हैं। इसके अलावा पीढ़ा के अलावा हम बात कर सकते हैं, चारपाई होगी। एक चीज और होती है हमारी तरफ, जो है दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा में पीढ़ा के अलावा, वो मैं अभी ध्यान में आएगी तो मैं बता दूंगा आप लोगों को। टाट पट्टी, ये पहले स्कूलों में मिलती थी। आजकल तो स्कूलों में बेंच है ना, बेंच डेस्क है। लेकिन पहले बच्चों स्कूलों में टाट पट्टियां होती थी, ठीक है। और ये बनी होती थी धागों से या कपड़ों से बनाई जाती थी, और हमारी तरफ इसको टाट पट्टी ही बोलते थे, ठीक है। ये कुछ कुछ चीजें हैं जो बैठने के लिए प्रयोग की जाती है। मूढ़ा, चारपाई, टाट पट्टी, पीढ़ा, मूढ़ा, ठीक है। तो आई होप कि आप सभी को इनके बारे में जानकर अच्छा लगा होगा। यदि आपके घर में बच्चों इसके अलावा कोई और चीज है बैठने, जिसका हम प्रयोग बैठने के लिए करते हैं, तो आप उसका नाम लिखकर भेजेंगे कमेंट सेक्शन में। देखते हैं कि आपके यहाँ बैठने के लिए और किस चीज का प्रयोग किया जाता है। तो ये था लेसन हमारा। आई होप कि आप सभी को ये लेसन समझ आया होगा। यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और साथ ही साथ आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करें एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल को, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। साथ ही साथ आप बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिल सके। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।